कल के लेक्चर के बाद नया क्वेश्चन देखो। स्टेट एंड प्रूव डियोलॉन्ग-स्पेटिट्स लॉ। क्या कहते हैं वो? एट द टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द रूम टेम्परेचर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3R फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, है ना। यानी मैक्सिमम सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट है CV जिसे कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे 3R होती है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं R की वैल्यू प्लेस कर दूँ तो 24.93 जूल पर मोल केल्विन, इसको 25 भी लिखा जा सकता है, और 6 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। जब आप प्रूव करते हैं तो लिखते हैं कि इन सॉलिड एज द एटम्स आर नॉट फ्री टू मूव, वी नोट वेरी वेल, दैट इज दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, एंड ड्यूरिंग वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, है ना। जब ये एटम वाइब्रेट करते करते मीन पोजीशन से दूर जाता होगा तो सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती होगी, फिर वापस आता होगा तो फिर वो काइनेटिक में। सो वी कैन से दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज वेल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स आर इक्वल। तो अगर एक एटम के लिए हम सोचें तो नाउ एन एटम कैन वाइब्रेट इन 3 डायरेक्शंस। सो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 3 हो गई। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम यू नो दैट हाफ KT इंटू F, और इसमें F की जगह 3 रखोगे 3/2 KT हो जाएगी। और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी EP वो EK के इक्वल है तो वो भी इतनी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी एटम की कितनी हो जाएगी? दोनों का सम यानी 3 KT। अब 1 मोल ऑफ सॉलिड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स n होंगे, जिसे तुम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो सॉलिड की टोटल एनर्जी अगर निकालूंगा मैं 3 KT इंटू n हो जाएगी। ये इंटरनल होगी क्योंकि दोनों का सम आ गया ना। और K और N को इंटू करेंगे तो R लिखा जा सकता है, समझ रहे हो। तो U इज इक्वल टू 3RT। अब आपको ये भी मालूम है DU इज इक्वल टू CV DT होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि KB इंटू N R के इक्वल है। ये पता है आपको, तो CV DU DT, U की वैल्यू रखेंगे, ये 3R आ जाएगा। CV यानी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3R, किसके लिए? सॉलिड के लिए। और जो हमने यहाँ कंडीशन लगाई है, ज़्यादातर सॉलिड में यही होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी बनेगी, पोटेंशियल भी इतनी बनेगी, सम करके इतना आएगा। तो वो जो मोस्ट ऑफ सॉलिड लिखा है वो बात ट्रू है यानी कि, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ से शो कर रहा हूँ तो ग्राफ मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखो इधर CV ले रहा हूँ, इधर T ले रहा हूँ। तो 0 केल्विन पर स्पेसिफिक हीट 0 है और टेम्परेचर के साथ वो बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर वो 3R के इक्वल हो जा रही है। इस टेम्परेचर को नाम दिया डिबे टेम्परेचर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हमने डियोलॉन्ग-पेटिट लॉ पढ़ा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप नोटिस करो ना, सिग्निफिकेंस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सेम 3R फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड। इट मीन्स इफ इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स आर कंसिडर्ड द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल बी इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो इक्वल ही होंगे। वाइल द मासेज ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल, जबकि मासेज अलग होंगे, स्टिल वैल्यू ऑफ CV सेम फॉर ऑल। इसका मतलब CV की जो वैल्यू वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है एटम के, वो नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो क्या कह सकते हैं? हेंस वैल्यू ऑफ CV डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सॉलिड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ एटम्स, है ना। एटम्स के मास पर ही डिपेंड नहीं कर रही है, समझ गया ना। क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर मैं इक्वल मोल लूँ तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आएंगे, बट एटम्स के मास डिफरेंट होंगे, बावजूद उसके CV सेम है। तो CV अगर मास पे डिपेंड करती तो मास डिफरेंट होने की वजह से CV भी डिफरेंट होती, लेकिन है नहीं वो, तो वो नंबर पे डिपेंड कर रही है। अब जैसे यहाँ से नया क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एंड डेराइव इट्स फार्मूला। देखो बच्चों, मीन फ्री पाथ क्या होता है? जैसे किसी मॉलिक्यूल का कोलिजन यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको कहते हैं फ्री पाथ। फिर 2 कोलिजन के बीच में डिस्टेंस है, फ्री पाथ है। ये फ्री पाथ बिल्कुल बराबर होंगे ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, समझे ना। तो ये जो जितने भी फ्री पाथ हैं, कुछ डेफिनेट कॉलिजन आप कंसिडर कर लो, जैसे 6 ले लो आप, इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, इन सब का जो एवरेज ले लूँगा मैं, उस एवरेज को नाम करेंगे मीन फ्री पाथ। जैसे लिख रहा हूँ मैं, इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन कंटिन्यूसली एंड द कोलाइड विद ईच अदर, द डिस्टेंस और पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल between 2 successive collision named as free path, and the average of all such path between certain collision is defined as mean free path। कुछ collision तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना आपको, 10 के बीच ले लो, 15 के बीच ले लो, तभी तो मीन निकलेगा। और ये जो मीन फ्री पाथ है किसके इक्वल है? विच इज इक्वल टू द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन सर्टेन सक्सेसिव collision टू द टोटल नंबर ऑफ collisions।
जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा कॉलिजन के बीच में, उसको नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड कर दो। अब इसको अगर मैं फार्मूले में आऊँ तो इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन डिफरेंट सक्सेसिव कॉलिजन, जैसे कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 ये सब दिखा रखा ना हमने, ये अलग अलग कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है, तो जो मीन फ्री पाथ होगा वो इन सब का सम करके टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड करोगे। अब इसका फॉर्मल डेरिवेशन करते हुए दो एज्यूम्शंस आप ले रहे हैं। एक तो ईच मॉलिक्यूल इज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर डी, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर है सबका डायमीटर कितना डी है। ओनली वन मॉलिक्यूल जैसे हमने यहाँ ए दिखाया हुआ, ये मोशन में, बाकी सब रेस्ट पर है ना। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए। अब आप नोटिस करो इस मॉलिक्यूल का अपना डायमीटर डी है, जब ये चलेगा तो ये कितने मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो इनका कहना है कि ये इसका जो पाथ है, जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है, इस पाथ से डी डिस्टेंस पर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, यानी जिन मॉलिक्यूल का सेंटर डी डिस्टेंस पर पड़ेगा उन सब मॉलिक्यूल से टकराएगा वो। कारण है कि इसका जो डायमीटर है डी है, दिख रहा, तो ये हिस्सा d/2 होगा, और इसका भी डायमीटर डी है, ये हिस्सा भी d/2 होगा, दिख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल इससे टकराता हुआ चलेगा, इससे टकराएगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा, यहाँ सबसे टकराएगा वो, समझे। तो ये जो मैंने शो किया हो ना, सिलेंडर बना रखा है, ये वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सबसे इसकी टक्कर होगी। क्योंकि आप देखो ना, सिलेंडर का जो आउटर पार्ट है वो यहाँ लिया आपने, इस मॉलिक्यूल की टक्कर होगी, हाँ जी, इस वाले से भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी, और उनके बीच में जो आएंगे उनसे भी होगी। तो लेट द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद एवरेज स्पीड v बार, it moves and collide with other molecules. It will collide with all those molecules whose center lie within the distance d from its path. Within का मतलब d distance के अंदर अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे सबसे टक्कर होगी इसकी। अब इन टाइम डेल्टा टी इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर लिया होगा, वॉल्यूम होता है ना πr²h। तो आप देखो ये जो पूरा सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो d बन रहा है, डायमीटर 2d बनेगा इसका, समझे। जो डायमीटर डी है वो मॉलिक्यूल का है, इस सिलेंडर का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, πd² v डेल्टा टी, यानी πr², r की जगह d आ गया और ये डिस्टेंस आ गया। अब अगर n भी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम है, n यानी टोटल वॉल्यूम नहीं है, टोटल मॉलिक्यूल नहीं, यूनिट वॉल्यूम में है, तो इसे अगर मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो पता लग जाएगा मेरे को, और इन मॉलिक्यूल से इसकी टक्कर हुई है। तो क्या लिख रहे हैं देखो, ये कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय विच इट कोलाइड्स इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू πd² v डेल्टा टी इंटू एन, और लैम्डा बार क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। तो डिस्टेंस तो ये हो गया और कॉलिजन ये हो जाएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सबसे टकरा रहा हो। ये आंसर बन गया। अब ये आंसर आपका तब बना, अब फार्मूला एग्जिस्ट ओनली व्हेन वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन, बट वी नो दैट इन अ गैस ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, सो इफ मोशन ऑफ ऑल इज कंसीडर्ड तो यहाँ √2 आ जाएगा। इन्होंने प्रैक्टिकली अप्रोच करके निकाला होगा। अब देखो यहाँ से दूसरी बात है कि m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देन टोटल मास ऑफ गैस, मास को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, n1 लिख दिया मैंने। डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, m इंटू n1 अपॉन v, और n1 अपॉन v क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल n, जिसको आपने लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम, लिखा था ना, ये आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी ρ/m, और n की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर दो आप, इक्वेशन 1 में, यहाँ इसमें जैसे ही प्लेस करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम है एक मोल गैस के लिए Pv = RT है, तो P = RT/V, n से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, यहाँ अवोगाद्रो नंबर है क्योंकि 1 मोल लिया, ठीक है ना। तो P = ये जो R है इसके साथ n लगा दिया R/n, n के साथ v लगा दिया n/v, t अलग कर दिया, R/n को k लिख देंगे, इसको स्मॉल n लिख देंगे, ये लिखा मैंने, और n की वैल्यू फिर निकाल दी यहाँ से, और इस वैल्यू को फिर दोबारा से इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो फार्मूला ये बनेगा मेरा, P/kBt लिखा ना, kBt ही आ जा रहा है। अब किस किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूल के डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। इस फार्मूले को देखो तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये वो फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड कर रहा है, समझे ना।